द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। इस लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे फोर वेक्टर्स क्या हैं। तो ये जो हमारी नोटेशन है तो इसको जनरलाइज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि इनवेरिएंट इंटरवल्स क्या हैं और फिर स्पेस टाइम डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम देख चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसकी एक सिंपल फॉर्म बन जाती है अगर हम इन वेरिएबल्स को, जो टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से और डिनोट कर दें एक्स नॉट से। ठीक है, एक्स नॉट इज इक्वल टू सी टी। और एक और वेरिएबल डिफाइन कर दें बीटा इज इक्वल टू वी ओवर सी। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें अपने जो यूनिट्स हैं उनको भी चेंज करना होगा। दिस चेंज ऑफ एक्सप्रेशन अमाउंट्स टू चेंजिंग द यूनिट ऑफ टाइम फ्रॉम सेकंड टू मीटर। तो एक मीटर को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 मीटर ऑफ एक्स नॉट correspond टू टाइम इट टेक्स लाइट टू ट्रेवल 1 मीटर। तो यहाँ पे एक जो आपके पास मीटर होगा एक्स नॉट का, वो इक्वल टू होगा कि जो लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है 1 मीटर। और ऑफ कोर्स इसमें हम जिस की बात करें वो ये नहीं बल्कि वैक्यूम है। और बाकी इस तरह से नोटेशन के एक्स को मैं कह दूंगा x1, वाई को मैं कह दूंगा x2 और जी को मैं कह दूंगा x3। ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये स्क्वायर या फिर ये क्यूब नहीं है। तो एक्स नॉट हो गया सी टी, एक डायमेंशन हमारे पास ये हो गई। x1 इज इक्वल टू एक्स हो गया सेकंड डायमेंशन, x2 इज इक्वल टू वाई हो गया थर्ड डायमेंशन, x3 इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास है फोर्थ डायमेंशन। तो इस नोटेशन के बाद इन एक्सप्रेशन को लेके अगर हम लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिखें तो अब हमारे पास लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू गैमा एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स 1। अगर आप इसको वैल्यूज पुट करके देखना चाहें कि ये दोबारा वही एक्सप्रेशन है जो हम पहले लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे पुट कर दें एक्स नॉट की जगह पे आ जाएगा हमारे पास सी टी बार इज इक्वल टू गैमा एक्स नॉट की जगह पे यहाँ पे भी आपके पास आएगा सी टी विदाउट बार और माइनस वी डिवाइड बाय सी, और x1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x। ठीक, तो कॉमन ले लें अगर हम इनमें से सी को कैंसिल आउट करने के लिए, तो ये टी बार हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा गैमा, और ये बन जाएगा टी माइनस वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये मेरे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं कि दोबारा ये आप प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं उनको रिस्टोर कर लेंगे। और ये ऑफ कोर्स पर्टिकुलर केस है कि जब हमारे पास जो फ्रेम है वो अलॉन्ग एक्सिस से मूव कर रहा हो, तो दो ही जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो चेंज होंगी, बाकी एज इट इज़ रहती हैं। ये हमारे पास है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह से होगी। ये मैट्रिक्स है जिसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैट्रिक्स हम कहेंगे इसे। और ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हैं, बार कोऑर्डिनेट्स, और ये मेरे पास हैं जो एस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स बार म्यू। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट चाहिए म्यू, तो आपको सम करना होगा, यानी कि ये आपके पास इस तरह से ऐसे सम होगा, और वो सम जा रहा है हमारे पास, ये म्यू डिनोट कर रहा है रोज को और न्यू डिनोट कर रहा है कॉलम्स को। तो लैम्डा जो है मेरे पास है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस है, और ये जो दो इंडस्ट्रीज हैं म्यू और न्यू वो रन करेंगे 0 से लेके 3 तक। ठीक, तो अब इस जो एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन का फ़ायदा ये है कि ये मोड जनरल है, कि ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो तो आपका ये मैट्रिक्स चेंज होगा, जी एक्सिस के अलॉन्ग हो तो ये मैट्रिक्स चेंज होगा, और अगर दरमियान में कहीं है तो फिर भी ये मैट्रिक्स बदल जाएगा। लेकिन ये जो इक्वेशन का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इवन तो आपके पास ये जो लैम्डा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन ये इस इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। इस वजह से ये जनरल नोटेशन ज़्यादा कन्वीनियंट है। अच्छा, अभी तक हमने रोटेशन देख चुके थे। रोटेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखी हैं और टेंसनासी के कोर्स में भी देखी हैं कि रोटेशन हम जब करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा आपके पास सिर्फ सर्टेन एंगल से एक रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने कंपोनेंट्स को लेके जाना है किसी वेक्टर के, तो वो आपको किस तरह से
मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हेल्प आउट करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे एक लेट्स से एस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको ले जाएगा एस बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रोटेशन के केस में था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल यही है। यहाँ पे हमारे पास रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आप खड़े हो, आपके रिस्पेक्ट से वो मूव नहीं हो रहा, और आपके पास उसमें ट्रांसफर, उसमें कंपोनेंट्स गिवन है वेक्टर के, और अब आप चाहते हैं कि एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मूव कर रहा है, तो उसमें वो सेम वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो ये हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, रोटेशन में हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स जो काम करता है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एग्जैक्टली वही सेम काम करता है। एक में वो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक में मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक चीज़ और देखी थी कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है इनवेरिएंट होता है, कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें एक किसी लेट्स से एस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें और किसी एस प्राइम में या एस बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें दो वेक्टर्स का, वो हमेशा आपके पास एक नंबर आएगा जो सेम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा इनवेरिएंट होता है। ये प्रॉब्लम नंबर 1.8 में देखा था। इस तरह यहाँ पे भी हम 4 वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, लेकिन 4 वेक्टर को मैं पहले डिफाइन कर दूँ वो क्या चीज़ है। जिस तरह से हम कहते थे कि कोई भी जो क्वांटिटी वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करती है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करता है। अगर आपके पास जो सेट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, रोटेटेड फ्रेम में जाने में फॉलो करता है, अगर वही वही ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई क्वांटिटी फॉलो करती है तो इसका मतलब है वो वेक्टर है। यहाँ पर भी हम उसी डेफिनेशन को यहाँ पे लेके चलेंगे कि 4 वेक्टर वो वेक्टर होगा जो ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, वैसे ही जैसे कि हमारे पास एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री ट्रांसफॉर्म होते हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, वो उसको अगर आपको चाहते हैं कि कोई वेक्टर डिफाइन करें तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल, जो रोटेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको फॉलो करना होंगे, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे आपके पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 वेक्टर को क्या होगा, 4 वेक्टर वो होगा जो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा और उसी तरह ट्रांसफॉर्म होगा जिस तरह हमारे पास एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री होते हैं। तो ये रहा मेरे पास एक वेक्टर, 4 वेक्टर जो कि होल्ड करता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिल्कुल वही पर्टिकुलर अगर हम एक्स एक्सिस के केस लें तो ये वैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा जैसे एक्स हो रहे थे। ए नॉट इज इक्वल टू गैमा ए नॉट माइनस बीटा ए वन, और ए वन इज इक्वल टू गैमा इंटू ए वन माइनस बीटा ए नॉट। तो बिल्कुल वैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है अगर आप एक पर्टिकुलर केस की बात करें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अब दोबारा आ जाए डॉट प्रोडक्ट की तरफ। तो 4 वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट एक तो हमारे पास ये होगा जैसे कि पहले था ए वन बी वन, एक्स कंपोनेंट जो है वाई कंपोनेंट यहाँ पे जी कंपोनेंट्स आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सी जो है टाइम कोऑर्डिनेट है वो चेंज है, वो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं आप देख रहे। तो ए नॉट बी नॉट यहाँ पे इस तरह माइनस आया। तो डॉट प्रोडक्ट फॉर 4 वेक्टर जो होगा वो उसकी डेफिनेशन ये है। जिससे हमारे पास पहले बार जो डॉट प्रोडक्ट था इनवेरिएंट था अंडर द रोटेशंस, तो यहाँ पे भी ये भी जो 4 वेक्टर है इसका भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इनवेरिएंट रहेगा। इसका एक छोटा सा प्रूफ है वो देख लेते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर केस लें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ए नॉट बार की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। बी नॉट बार जो दूसरा वेक्टर है उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, ए वन बार की वैल्यू ये आ गई, और बी वन बार की वैल्यू मेरे पास ये है। ठीक, तो 2 वेक्टर्स लिए हैं और उनको सिर्फ उनके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेशन लिखे हैं। बाकी जो है ए बार टू ये एज इट इज आ जाएगा, बी बार टू ये एज इट इज आ जाएगा, ए बार थ्री बी बार थ्री ये एज इट इज आ जाएंगे। तो अब अगर आप इनको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें और जो ए नॉट बी नॉट कॉमन आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास ए वन बी वन कॉमन आ जाएगा। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है वो आप खुद कर लीजिएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो एक और रिजल्ट है कन्वीनियंट, वो ये है कि गैमा स्क्वायर इज इंटू वन माइनस बीटा स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। आपको याद होगा कि जो हमारे पास गैमा है वो होता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है। तो ये मैं वी स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो इस वजह से मैं वी स्क्वायर ओवर स्क्वायर सी स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 1 माइनस बीटा है, बीटा की जगह पे आ जाएगा वी डिवाइड बाय सी, और दोनों तरफ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो ये देखें एज इट इज़ ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ये टर्म एग्जैक्टली से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 1। तो यही मैंने यहाँ पे रिजल्ट को यूज़ किया है, और एट द एंड हमने फाइंड आउट किया कि डॉट प्रोडक्ट अंडर द लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है। तो जो डॉट प्रोडक्ट पहले था एग्जैक्टली हमारे पास ट्रांसफॉर्म अनट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स में भी वही है। तो इस माइनस को ट्रैक करने के लिए हम एक और नोटेशन डिफाइन करते हैं कि अगर मैं सबस्क्रिप्ट यूज करूं इंडेक्स, तो ये हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर होगा, और अगर सुपरस्क्रिप्ट यूज करूं तो एक कॉन्टावेरिएंट वेक्टर होगा। ये सिर्फ माइनस की यहाँ पे बात नहीं है, बल्कि कोवेरिएंट और कॉन्टावेरिएंट आपके पास एक सेम वेक्टर की अलग बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग बेसिस पे प्रोजेक्शंस हैं। लेट्स से हमारे पास एक कोवेरिएंट है, तो ये आपके पास एक सेट ऑफ बेसिस है जो कि कॉन्टावेरिएंट बेसिस हैं, उन पे प्रोजेक्शन जो कंपोनेंट्स हैं वो म्यू हैं। और मेरे पास ये जो बेसिस हैं ए ई वन सबस्क्रिप्ट ई वन, तो ये आपके पास कंपोनेंट हुए कॉन्टावेरिएंट और बेसिस हुई कोवेरिएंट। यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट हुए कोवेरिएंट और बेसिस हुई कॉन्टावेरिएंट। तो यहाँ पे एक कम्बिनेशन होता है दोनों का जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मजीद डिस्कशन के लिए आप टेंशन एनालिसिस की जो वो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। कोवेरिएंट और कॉन्टावेरिएंट जो है वो महज अलग टाइप की बेसिस पे प्रोजेक्शन है। तो वेक्टर आपके पास एक रियलिटी होता है, उसको आप किस तरह से डिस्कस करते हैं वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लेट से आपके पास एक बाइक है वो जो मूव हो रहा है रोड पे, तो उसको आप उसकी वेलोसिटी डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब अगर आप वेलोसिटी उसकी किसी भी कॉर्नर से डिस्कस करें, कहीं भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें, तो उससे उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। तो उसके आपके कंपोनेंट्स चेंज होंगे, लेकिन आपके पास वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है कि आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारी बेसिस ले सकते हैं, कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं, और कई सारी जो बेसिस पर प्रोजेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की बेसिस मैंने ली हैं। ये प्रोजेक्शन है कॉन्टावेरिएंट बेसिस पे, और ये प्रोजेक्शन है कोवेरिएंट बेसिस पे। ठीक, तो कोवेरिएंट कंपोनेंट के साथ कॉन्टावेरिएंट बेसिस, और कॉन्टावेरिएंट कंपोनेंट के साथ कोवेरिएंट बेसिस। तो इन दोनों में फिलहाल मैथमेटिकली रिलेशन ये होगा हमारे पास कि अगर आप एक लोअर इंडस्ट्री से अपर इंडस्ट्री यानी कि कोवेरिएंट वेक्टर से कॉन्टावेरिएंट वेक्टर जाएंगे, तो जो स्पेस को ये है A1 A2 A3 ये एज इट इज़ रहेंगे, और जबकि जो टाइम कोऑर्डिनेट है A0 ये बन जाएगा माइनस में, माइनस A0। तो अगर आप इंडेक्स लो करते हैं या रेज करते हैं, तो सारे के सारे जो वो हैं स्पेशल कोऑर्डिनेट्स वो सेम रहेंगे, लेकिन जो टेम्पोरल कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा, जैसे A0 इज इक्वल टू माइनस A सुपरस्क्रिप्ट नॉट। तो स्केलर प्रोडक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक आपके पास होगा कोवेरिएंट और दूसरा हमारे पास कॉन्टावेरिएंट होगा। तो पहले हमने जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट देखे हैं वो उनको हटा के अब हम जो कन्वेंशन यूज करेंगे वो ये हैं कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट हम तभी कहेंगे दो वेक्टर के दरम्यान में जब एक का कोवेरिएंट बेसिस होंगे और दूसरे की कॉन्टावेरिएंट बेसिस होंगी, या दूसरे की कोवेरिएंट और पहले की कॉन्टावेरिएंट। और यहाँ पे मैंने समीशन कन्वेंशन यूज किया, आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन, कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट में एक टर्म में डमी इंडस्ट्रीज हैं, डमी इंडेक्स है, तो हम समझेंगे कि उसके ऊपर सम है। तो इस केस में आप देख लें ये प्रोडक्ट में म्यू जो है वो डमी इंडेक्स है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सम होगा 0 से लेके 3 तक, जो मैंने एक्सप्लोर करके ओपन करके यहाँ पे लिख दिया। तो पहला आप कोवेरिएंट ले लें, दूसरा कॉन्टावेरिएंट ले लें, या पहला कॉन्टावेरिएंट ले लें और दूसरा कोवेरिएंट ले लें, बात हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं 12.18। तो ग्लीलन ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो हमें ग्लीन ट्रांसफॉर्मेशन जो शो करनी है वो है अलोंग आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है,
एक्स एक्स से आपके पास कोऑर्डिनेट मूव हो रहा है, तो उसकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है। तो ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो इक्वल उनको कंपैरिजन करने के लिए मैं नोटेशन जो यूज़ किया है बिल्कुल सेम यूज़ किया है, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में की थी, यहाँ पे भी वही किया। तो यहाँ पे भी मैं सी टी यूज़ करूँगा बजाय टी यूज़ करूँ। तो सी टी है, एक्स है, वाई है, जी है। ये हमारे पास बार कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये हमारे पास एस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एस बार और ये एस। तो ये मेरे पास रहा टाइम एज इट इज़ आ जाएगा अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें रो की कॉलम के साथ। तो सी टी बार इज इक्वल टू सी टी, ठीक है। तो एट द एंड क्या होगा, टी बार इज इक्वल टू टी। टाइम आपके पास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा जैसे कि गोलियन ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब अगर आप बात करें इसकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो इस बार ली है वो है, हमें कहा गया है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना है वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। आप थोड़ा सा इसको अगर इसके ऊपर वर्कआउट करें तो आप फिगर आउट कर लेंगे कि यही होना चाहिए था। वो किस तरह से है, वो इन इक्वेशन से आपके पास होगा कि एक्स नॉट की आपके पास इक्वेशन थी गैमा एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स वन। तो ये हमारे पास जो टाइम होगा, यहाँ पे एक्स वन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा। और जो एक्स वन की है एज इट इज़ आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है लॉन्ग वाई है। लेकिन वाई की वैल्यू, वाई की जो इक्वेशन है वो चेंज होगी। वाई बार वन इज इक्वल टू, सॉरी, वाई बार, या फिर कहें आप एक्स बार टू इज इक्वल टू गैमा एक्स टू माइनस बीटा एक्स नॉट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। तो इसको लेके चलेंगे आपके पास, जो आपके पास एज इट इज़ यही सेम रिजल्ट आएगा। और जो हमारे पास एक्स बार थ्री है वो इज इक्वल टू एक्स थ्री है, ठीक। अब अगर आप मज़ीद इस डिटेल में जाना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे है, तो आप इसको और चीज़ें ऐड कर लें। वो ये है कि यहाँ पे ज़ीरो कोफिशेंट है एक्स वन का, और प्लस एक्स थ्री का भी ज़ीरो कोफिशेंट है। तो जो कोफिशेंट हैं कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे आप पुट कर दें, तो एक्स नॉट का कोफिशेंट गैमा है, तो यहाँ पे गैमा आ जाएगा। एक्स वन का कोफिशेंट ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जबकि एक्स टू का कोफिशेंट है माइनस बीटा गैमा है, ये गैमा बाहर है, बीटा है, तो ये आ गया, ठीक है। तो बाकी इक्वेशन के साथ भी आप ये जो कंपोनेंट्स हैं ऐड करके आप फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसका जो एक्स ज़ीरो का कोफिशेंट है वो ज़ीरो है, एक्स वन का वन है, एक्स टू का ज़ीरो है, एक्स थ्री का ज़ीरो है, एंड सो ऑन। सेकेंड टॉपिक है हमारा द इनवेरिएंट इंटरवल। सपोज करें कि आपके पास दो इवेंट्स हैं, और एक इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये है एक्स एज हैं, और सेकंड इवेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बीस। तो एक्स ए ज़ीरो, एक्स ए वन, एक्स ए टू, एक्स ए थ्री, एंड सो ऑन, ठीक। तो दूसरे के लिए भी हमारे पास ये है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इन कोऑर्डिनेट्स का, उसे मैं कहूँगा डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर। और ये भी हमारे पास लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन उसको होल्ड करेगी, इस वजह से मैं इसको डिस्प्लेसमेंट फोर के वेक्टर कह रहा हूँ। एक क्वांटिटी जो जिसके जिस पे लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसको कहते हैं इंटरवल इन, या फिर इनवेरिएंट इंटरवल, और बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। सो इन इनवेरिएंट इंटरवल आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स म्यू और डेल्टा एक्स सुपरस्क्रिप्ट म्यू। तो अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएंगे। ये है आपके पास x में डिफरेंस, ये y में डिफरेंस, ये z में डिफरेंस, और ये टेम्पोरल कंपोनेंट्स में डिफरेंस का स्क्वायर है। और अगर आप इसको इकट्ठा लिखें तो ये मेरे पास आ जाएगा पूरा स्पेस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये टाइम में आ जाएगा डिफरेंस इंटरवल के दरम्यान में। तो ये लिखा है आई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी हमारे पास क्या है, स्पेशल सेपरेशन है, और टी हमारे पास क्या है,
टाइम डिफरेंस है। ये हमारे पास है इनवेरिएंट इंटरवल। जब कभी आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो टाइम चेंज होता है, ठीक है, और स्पेस भी आपके पास चेंज होता है। जो चीज़ चेंज नहीं होती वो होती है इंटरवल। इंटरवल सेम रहेगा। तो आपके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो टाइम है वो अल्टर हो जाएगा, जो स्पेशल सेपरेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो इंटरवल जो है इंटरवल है आए, वो सेम रहेगा, ठीक है। या फिर आप ये कहेंगे टाइम और स्पेस इस तरह से चेंज होंगे कि इंटरवल जो है वो सेम रहे दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इंटरवल यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। तो लेट्स से हमारे पास अगर इंटरवल है नेगेटिव है, और इसको आसानी से देखने का ब्रूट फोर्स तरीका ये है कि आप स्पेस को जीरो पुट कर दें, ठीक है। स्पेस अगर आप यहाँ पे डी जीरो पुट करते हैं तो आपके पास ये जो इंटरवल आएगा वो नेगेटिव आएगा। इंटरमीडिएट वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन मैं आपको एक समझने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ कि डी इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो आपके पास ये देखिए इंटरवल नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? तो अगर आपके पास जो इंटरवल नेगेटिव है, इसका वो उसे हम कहेंगे टाइम लाइक। तो टाइम लाइक का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह का इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करेगा जिसमें जो दो इमेंट्स सेम प्लेस में होंगे, ठीक है। दो इमेंट्स आपके पास सेम प्लेस में होंगे। आगे हम इसके लिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी देखेंगे। अगर आपके पास इंटरवल टाइम लाइक है तो इसका मतलब है आपके पास ऐसे इनिशियल फ्रेम एग्जिस्ट करेगा जिसमें दोनों इंटरवल सेम प्लेस पे हुए हैं, ठीक है, डी इज इक्वल टू जीरो। और अगर आपके पास इंटरवल जो है वो स्पेस लाइक है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक इंटरवल एक रेफरेंस इनिशियल रेफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट करेगा जिसमें दो जो इवेंट्स हैं वो सेम टाइम पे हुई हैं, ठीक है, सेम टाइम पे। क्योंकि टाइम जीरो पुट करोगे आपके पास वो इंटरवल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और आई अगर आपके पास ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि दो इवेंट्स जो हैं वो लाइट सिग्नल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जो जो दो इवेंट्स हैं वो लाइट सिग्नल से कनेक्टेड हैं। इसको हम कहेंगे ये है लाइट लाइट। तो प्रॉब्लम 12.20 है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लेट्स से हमारे पास इवेंट ए अगर होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स ए इज इक्वल टू 5 है, वाई ए इज इक्वल टू 3 है, जी ए इज इक्वल टू 0 है, और सी टी ए इज इक्वल टू 15 है। और इसी तरह हमारे पास बी के लिए भी पूरा जो इवेंट है उसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और ये हमारे पास जो नोट किए गए हैं वो एस में है। तो इंटरवल मैं कैलकुलेट करूंगा। इंटरवल मैं कैलकुलेट करूँ सी टी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा सी स्क्वायर। तो और कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर, और वो मेरे पास आ गया -50, ठीक। तो -50 है। तो -50 का मतलब क्या, हमारे पास ये इंटरवल है टाइम लाइक, ठीक है। तो सेकंड इसका पार्ट ये है कि आपके पास पूछा ये गया है कि कोई इस तरह का नेचुरल फ्रेम एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये जो इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियस हो। तो उसका आंसर है नहीं। नेगेटिव है इंटरवल टोटली, जिसे हम टाइम लाइक कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास ऐसा निश्चित फ्रेम एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें दोनों इवेंट सेम स्पेस में सेम पॉइंट पे हों, लेकिन टाइम में नहीं, ठीक है, सेम टाइम में नहीं, वो स्पेस लाइक इवेंट है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये जो पार्ट 3 है वो ये है कि आप वो बताएं वो रेफरेंस फ्रेम कौन सा है और उसकी स्पीड क्या हो कि दोनों जो इवेंट्स हैं वो सेम प्लेस पे हों। तो वो हमने फिगर आउट करना है। तो हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को के मुताबिक इवेंट्स को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो इवेंट ए है उसे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखें 5 और वर्टिकल है 3। तो ये मेरे पास ये आ गया। दूसरा है बी, बी में मेरे पास 10 और फिर है 8। तो ये दो इवेंट्स हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी है कि इन दोनों में से पहला कौन सा हुआ है। तो पहला इवेंट जो हुआ है मेरे पास वो है बी, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद, सेकंड तो नहीं करना चाहिए, 10 इंटरवल के बाद आपके पास हुआ है ए। तो हमारी अगर ट्रेन बी से ए की तरफ मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो हम इसको इन दोनों इवेंट्स को कैच कर सकते हैं और सेम प्लेस पे ये अकर करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ अगर ट्रेन मूव कर रही है और मैं ट्रेन में खड़ा हूँ तो इधर पहले ये, या लेट से यहाँ पे एक
स्मॉल छोटा सा ब्लास्ट होता है, और 10 इंटरवल के बाद फिर यहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो मेरी स्पीड अगर एक हो, जिसको मैं अभी देखूंगा वो क्या होनी चाहिए, तो मैं इन दोनों इवेंट्स को एक सेम प्लेस पे खड़े हुए कैच कर सकता हूँ। सो एज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि बी पहले हुआ है, तो सी डेल्टा टी इज इक्वल टू 10, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो 10 है। तो टाइम मेरे पास आ गया डेल्टा टी इज इक्वल टू 10/c। तो दोनों इंटरवल के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो ये मेरे पास 10/c है। तो यहाँ से मैं स्पीड फाइंड कर लूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी टू ए, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी टू ए आपने कैलकुलेट किया, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, अभी इसे वेलोसिटी कहते हैं। तो बी टू ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, और ये मेरे पास आ गया कि अगर मेरे पास ट्रेन मूव हो रही हो या कोई भी इनिशियल रेफरेंस फ्रेम है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, इसकी स्पीड है c/2, या आगे भी आप इसकी मैं सॉरी इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले हमें। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास अगर उसकी ये मैग्नीट्यूड है, तो हम दोनों इमेज को सेम प्लेस पे खड़े हुए कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम लाइक है। लास्ट टॉपिक है हमारा स्पेस टाइम डायग्राम्स। और हम मैकेनिक्स में या यूजुअल फिजिक्स में रिलेटिविटी के अलावा जो पोजीशन और टाइम को डिस्प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, तो हम लेते हैं टाइम को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वो ग्राफ जो पोजीशन को लेते हैं वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे रिलेटिविटी में ये उलट है कि हम पसंद करते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो वर्टिकल एक्सिस हो, और पोजीशन हमारे पास जो जो स्पेस है वो हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। या मोर स्पेसिफिकली कि आपके पास जो हॉरिजेंटल पोजीशन जो होगी हॉरिजेंटल होगी, और टाइम हमारे पास होगा, या टाइम एक्स नॉट सी टी इक्वल होगा हमारे पास वर्टिकल, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप हो वेलोसिटी होगी वो इनवर्स स्लोप होगी, ठीक। एक्स टी ग्राफ में हमारे पास जो स्लोप होते हैं वेलोसिटी होते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि उलट है। तो मैं यहाँ पे अगर डिनोट करना चाहूँ इसे, तो ये रहा, ये रहा मेरे पास सी टी, और ये रहा मेरे पास एक्स, ठीक। तो ये कोई ग्राफ है, तो ग्राफ की जो आपके पास स्लोप का इनवर्स आपके पास होगा वेलोसिटी। तो अब आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट है, लेट्स से अगर आप यहाँ पे सीट पे एक कुछ नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, अपने स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे, से टाइम पास हो रहा है, या फिर पार्टिकल एट रेस्ट की मिसाल है, तो आप ये देखें आपका टाइम पास हो रहा है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में आपकी ट्रेजेक्ट्री है, ये वर्टिकल एक्सिस, आप इधर उधर मूव नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ये है आपके पास लाइन, ये बनेगी। अच्छा, अगर आपके पास है फोटोन, और फोटोन जो है वो फोटोन जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। फोटोन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने जो स्केल सेट किया है वो सेट ही इसी वजह से किया है कि जो हमारे पास जो फोटोन होगा उसकी जो वर्ल्ड लाइन है, जिसे हम वर्ल्ड लाइन कहते हैं, वो 45 डिग्री बनाती है। जैसे कि अगर मैं इधर स्केल को लेबल करूं, इधर आपको याद होगा कि ये हमारे पास है एक्स पोजीशन है, स्पेस है, और यहाँ पे हमारे पास ये टाइम एक्सिस है। तो ये वैसे ये डायग्राम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके भी यूनिट्स मीटर्स हैं, इधर भी मीटर्स हैं। तो हम जो आइंस्टाइन ये स्पेशल रिलेटिविटी है, इसमें हम टाइम कोऑर्डिनेट को स्पेस कोऑर्डिनेट की बराबर ही देखते हैं, और यानी कि इसको इक्वल फुटिंग पे रखा गया है, टाइम कोऑर्डिनेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट के बिल्कुल इक्वली ट्रीट की जाता है। तो यहाँ पे आप लेबल करें, हम अगर ये होगा हमारे पास, ये लेबल होगा 1c, ठीक है। 1 सेकंड के बाद ये मेरे पास हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद 2c हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक। और इधर जो है, इधर यूनिट्स मीटर में, और यहाँ आप लेबल कर लें लेट से 3 × 10⁻8, और यहाँ पे 6 ठीक। तो एक जब सेकंड पास होगा यहाँ पे, तो वर्टिकल एक्सिस पे आप देखोगे सी, और वो फोटोन 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, कितने मीटर्स, वो होंगे 3 × 10⁻8। तो ये आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मिड में यहाँ पे डॉट आएगा। जब 2 सेकंड पास आउट होंगे तो आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे 2c आएगा, और वो कितना ट्रेवल कर चुका होगा फोटोन, वो कर चुका होगा 6 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 2 × 10⁻²
2 × 3 × 10⁻8 मीटर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डॉट आएगा। तो आप जब इन डॉट्स को मिला के एक लाइन लिखो, लाइन लगाओगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पे भी आप देखो जो फोटॉन्स की वर्ड लाइन है वो हमारे पास 45 डिग्री बनाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ भी, और आप देख लें वर्टिकल एक्सिस के साथ भी। और जो इंटरमीडिएट स्पीड होगी, जैसे कि हमारे पास रॉकेट है, तो उसकी जो स्लोप होगी ग्रेटर देन 1 होगी, या उसका एंगल 45 डिग्री से अबव होगा। तो कोई भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रेल वर्ल्ड लाइन है हमारे पास, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है या लाइन है, वो उसकी स्लोप लेस देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि लेस देन 1 होने का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, या उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से ग्रेटर देन 1 आपके पास स्लोप होगी। इनको हम कहते हैं, जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं इनको कहते हैं वर्ल्ड लाइन, ठीक है, जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ की हैं। और इन डायग्राम्स को हम कहते हैं मिन्कॉस्की डायग्राम्स। ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल ऑन मिन्कॉस्की डायग्राम इज कॉल्ड अ वर्ल्ड लाइन, ठीक है। तो ये फोटोन की वर्ल्ड लाइन है, ये आपकी वर्ल्ड लाइन हो सकती है, या रेस्ट पार्टिकल रेस्ट की वर्ल्ड लाइन है, ये किसी रॉकेट की है या कार की है, ठीक। सपोज यू सेट आउट फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0। तो अब हम सेट करते हैं कि जो हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किए जहाँ से, वो टाइम 0 है, ठीक है, और वो हमारे ग्राफ का ओरिजिन है। तो योर वर्ल्ड लाइन कैन नेवर हैव स्लोप लेस देन 1। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो आपकी जो वर्ल्ड लाइन होगी उसकी स्लोप लेस देन 1 नहीं हो सकती। लेस देन 1 होने का मतलब यही है कि आप स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। आपकी जो ट्रेजेक्ट स्लोप है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो जो मोशन है हमारी रिस्ट्रिक्टेड है दो वेज के दरमियान में, कि एक हमारे पास ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, 45 डिग्री, और नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी हमारे पास 45 डिग्री है। तो हम इन अगर जीरो पे हैं तो हम इन दोनों वेज के दरमियान में ही मूव कर सकते हैं। यही हमारे पास रीजन है जिसको हम फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके राइट साइड पे हमारा एंगल 45 डिग्री से लेस नहीं हो सकता, और लेफ्ट साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से। तो ये मैंने डायग्राम में शो किया। तो आप लेट से यहाँ पे हैं, ठीक है, टाइम 0 यहाँ से हमने लिया। तो ये जो लाइट लाइक रीजन है ये वाला, ठीक है, 45 डिग्री बना रहा है। तो ये वो रीजन है जो जहाँ से आप आ सकते थे, ठीक है, यू में कम फ्रॉम हेयर, ठीक है, आप इन पॉसिबल रीजन में से आ सकते थे, लेकिन आप आए इस रीजन में से, वो पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। हर पॉइंट पे आपके पास ऑप्शन थे जिनमें से आप आ सकते हो, तो आपके पास ये वो रीजन थे। तो आपकी मौजूदगी यहाँ पे, प्रेजेंट आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये जो रीजन होगा लाइट कोन का, ये वाला, ये पॉसिबल रीजन्स हैं जहाँ से आप आ सकते थे। और ये वाली जो वेज है आपके पास, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वो पॉसिबल रीजन है, ये पॉसिबल रीजन है मिनकॉस के डायग्राम में, जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है, जहाँ आपके पास पॉसिबल है, एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर इंग्लिश में हम इसे कहें, फ्यूचर क्या होगा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्सेसिबल टू यू, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्सेसिबल टू यू। तो हम हमारे पास कौन से पॉइंट्स एक्सेसिबल हैं इस लाइट कोन के अंदर, ठीक, कि हमारे पास ये जो रीजन है ये एक्सेसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सेसिबल नहीं है, ये एक्सेसिबल नहीं है। इस पॉइंट पे हमारे पास ये एक्सेसिबल रीजन है। और पास के हमारे पास लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच यू माइट हैव कम, ठीक है। तो ये वो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं। अच्छा, प्रेजेंट की डेफिनेशन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रीजन आउटसाइड द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेजेस, यू कैन नॉट गेट देयर एंड यू डिड नॉट कम फ्रॉम हेयर। तो ना जहाँ आप जा सकते हो, और ना जहाँ से आप आए हो, ये हमारा प्रेजेंट है। क्योंकि प्रेजेंट में आपको एक पूरे इंटरवल, यानी कि टाइम 0 पे अगर आप देखो, मैं इसको नाउ कहता हूँ, तो आपको कहीं भी जाने के लिए उस 0 सेकंड में मूव होना होगा। यानी कि मैं एक प्रेजेंट टाइम में, टी प्रेजेंट का मतलब है जहाँ पे मैंने टाइम 0 लगाया, उस टाइम 0 के अंदर ही मैं एक रीजन को एक्सप्लोर कर लूँ, स्पेस को एक्सप्लोर कर लूँ, और टाइम पास ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है हमारे पास। इस वजह से प्रेजेंट की डेफिनेशन यहाँ पे यूँ की गई है, यू कैन नॉट गेट देयर एंड यू डिड नॉट कम फ्रॉम हेयर। तो ये जो प्रेजेंट की डेफिनेशन होती है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग में होती है, कि आप एक इंटरवल डिफाइन करते हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट उनको कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रोज़मर्रा
वो ज़िंदगी में जो इंटरेक्शंस होती हैं उनमें एक मिली सेकेंड अगर डिफाइन किया जाए तो का इंटरवल डिफाइन किया जाए तो ये एक प्रेजेंट की अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। अदरवाइज आप अगर इसके रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग में जाएं, जैसे कि अगर आप कि आपका दोस्त जो है 3 मीटर दूर बैठा हुआ है आपसे, ठीक है, तो आप तक जो उसकी इमेज पहुंच रही है, तो मैं लेट से टाइम कैलकुलेट करना है इंटरवल कि 3 मीटर के अंदर, तो 3 डिवाइड बाई जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻⁸ है, ठीक है। तो ये गालिबन 1 नैनो सेकंड बनेगा हमारे पास। तो आप जो अपने फ्रेंड की शक्ल देख रहे हो वो 1 नैनो सेकंड पहले वाली है, या वो जो आपके पास जो गैक्चर है, जो आपके पास उसकी पिक्चर आ रही है, सारी वो 1 नैनो सेकंड पहले वाली है। जैसे हमारे पास सन तक से लाइट जो पहुंचती है हम तक, वो 8 मिनट और 20 सेकंड के करीब टाइम लगता है उसे। तो जो सन आपको नज़र आ रहा होता है वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले वाला होता है, ठीक है। तो उसमें 8 मिनट 20 सेकंड में जो सन की शेप अलग हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। तो यहाँ पे भी वही बात हम करें। तो रोज़मर्रा लाइफ में जो हमारी इंटरेक्शन होती हैं उनके जो ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड, उसमें बहुत ही कम एक अरसा है। तो इसमें इस ड्यूरेशन में आपको पता है कि लाइट जो है वो तकरीबन 10⁻⁵ वो ट्रैवल कर सकती है। तो अगर आप 1 सेकंड डिफाइन करें कि आपके लिए नाव है, तो 1 सेकंड का जो भी जो लाइट होगी वो तकरीबन पूरी अर्थ कवर कर लेगी, किसी भी अर्थ के कोने से आप तक लाइट पहुंच सकती है। तो ये तो हमारी रोजमर्रा की इंटेंशन। लेकिन अगर आप इसकी रिलेटिविटी की बात करें तो रिलेटिविटी में जीरो का मतलब हमारे पास जीरो ही होगा, वो नाउ का मतलब वो 0 सेकंड ही है हमारे पास। तो 0 सेकंड में जो लाइट ट्रेवल, वो कोई भी वो ऑब्जेक्ट है स्पेस एक्सप्लोर नहीं कर सकता 0 सेकंड में, कि वो 0 सेकंड में एक्सप्लोर करके वापस आ जाए या फिर आपके पास ये जो स्पेस का रीजन है एक्सप्लोर कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो इसके लिए ज़रूरी होगा कि अगर आप ये रीजन एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी होगा कि जो चीज़ मूव करी है उसकी स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट हो। तो ये मुमकिनात में से नहीं है। इस वजह से नाउ की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन नॉट गेट देयर एंड यू डिड नॉट कम फ्रॉम हेयर। अच्छा, अगर अब मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन ड्रॉ की थी, एक एक्स और टी, अगर मैं तीसरी डायमेंशन भी यहाँ पे इंक्लूड करूँ, ये तो फिर हमारे पास पूरा जो वेज होगा वो कौन बन जाएगी, ठीक है। इफ यू इंक्लूड वाई एक्सिस द वेजेस बिकम्स कौन, तो ये कौन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉरवर्ड लाइट कौन होगी, बैकवर्ड लाइट कौन होगी। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट की डेफिनेशन सेम होगी। तो यहाँ पर भी हम जो ट्रेजेक्ट्री है वर्ल्ड लाइन की जो स्लोप है वो ग्रेटर देन लेस देन 1 नहीं हो सकती किसी भी साइड पे, ठीक है। जो टाइम लाइक इंटरवल है हमारे पास, उनकी जो ऑर्डरिंग होती है वो एब्सोल्यूट होती है। कि अगर आप देख रहे हैं कि एक जो 2 इमेज अकर हुई हैं एस रेफरेंस फ्रेम में, ए पहले अकर हुआ है और बी बाद में, तो आप दूसरे रेफरेंस फ्रेम में भी आप देखें एस बार में, तो आपको वहां से भी नजर आएगा कि ए पहले अकर हुआ है और बी बाद में अकर हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास एक सेंस बनती है कि ए कॉस बी, लेट्स से अगर वो कनेक्टेड है तो ए कॉस बी, तो टाइम लाइक इंटरवल में होता है, स्पेस लाइक इंटरवल में नहीं है। स्पेस लाइक इंटरवल में देयर ऑर्डरिंग डिपेंड्स ऑन द इनर्शियल सिस्टम फ्रॉम विच दे आर ऑब्जर्व्ड। तो अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी ऑर्डरिंग चेंज हो जाए, अगर आपके पास जो इंटरवल है स्पेस लाइक है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को चेंज करते हैं कि मैं एक रेफरेंस फ्रेम में देखता हूँ कि ए कॉस बी है, और दूसरे रेफरेंस में ऐसा फाइंड कर लूँ जिसमें बी कॉज ए है, तो ये हमारे पास जो है कॉज या ये जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगलेस लगती है। तो इस वजह से आपसे हम ये चाहेंगे द इनवेरिएंट इंटरवल बिटवीन कॉजली रिलेटेड इवेंट्स, यानी कि ए कॉज बी या बी कॉज ए है, कॉज रिलेटेड इवेंट्स होंगे, वो हमेशा टाइम लाइक होंगे, एंड देयर टेम्पोरल ordering is the same for all initial observers। तो अगर आपके पास जो दो कोई भी इवेंट्स हैं कॉजली रिलेटेड हैं, तो वो हमेशा हमारे पास टाइम लाइक होंगी, और उनकी जो ऑर्डरिंग होगी वो एब्सोल्यूट होगी। अगर ए कॉस बी है तो हमारे पास हर इनिशियल रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास ए कॉस बी ही आएगा, किसी में बी कॉस ए नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो स्पेस टाइम डायग्राम की बहुत ही लिमिटेड जो है वो डिस्कशन थी। तो इतनी ही डिस्कशन से हम काम चलाएंगे और आगे मूव होंगे।